ताबानी और मुराद कमरा नंबर 210 में पहुंच गए थे। उसके ठीक सामने मैं और बीना कमरा नंबर 212 में थे। बीना बिस्तर पर नीम दराज थी और मैं एक चेयर पर बैठा आगे पीछे झूलते हुए दरवाजे को देख रहा था। वो दरवाजा पहले जरा सा खुला, फिर पूरी तरह खुल गया। खुले हुए दरवाजे पर आपी खड़ी थी, उसके पीछे मुराद दिखाई दे रहा था। बहुत पहले ही फोन के जरिए मेरी और आपी की बातें हो चुकी थीं और एक मंसूबा तैयार हो चुका था कि आइंदा हमें क्या करना है। वैसे पहली बार हम बहन भाई नए चेहरों के साथ रूबरू हुए थे। वो जज्बात से बेकाबू होकर दौड़ती हुई आईं। मैं भी उठकर आगे बढ़कर उनसे लिपट गया। मुराद दरवाजे पर खड़ा हक्का बक्का सा हम दोनों को देख रहा था। वो मेरे चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर इधर उधर चूमती जा रही थी। मुराद ने कहा, समझ गया, ये फरमान है। आपी ने कहा, आओ मुराद, मैं तुम्हें यही दिखाने लाई हूँ कि मोहब्बत के रिश्ते कितने गहरे होते हैं। तुम बहुत गुमराह होते रहे, आओ मेरे भाई से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, इसे गले लगा लो। वो दरवाजे पर खड़ा था, कहने लगा, अब समझा, इसीलिए तुम अपने साथ कोई हथियार नहीं लाई हो। ताबानी बोली, बारूद की बू वहाँ अच्छी नहीं लगती जहाँ फूल खिलते हों। तुम मेरे हो, मेरी तरह सोचो। अम्मी ने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए किस तरह शरीफाना और तामीरी जिंदगी की राह दिखाई है। ये उस अजीम माँ का बेटा है, मेरा भाई है। तुम महबूब हो, दिल में धड़कते हो, ये मेरी जान है, मेरी सांसों में बसता है। मुराद ने अचानक अपने लिबास के अंदर से पिस्तौल निकाल कर कहा, ताबानी, तुम अकल से पैदल हो। ये जो माँ और भाई के रिश्ते हैं, ये सिर्फ मौत देंगे। रॉ के जासूस, खुफिया एजेंसियों के सुराग रसां तुम सबकी बू सूंघते फिर रहे हैं। जीना सीखो ताबानी, अपने लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। इतना बड़ा चांस तो किसी किसी को मिलता है। खुफिया हाथ ने मुझे काबिल एतमाद तस्लीम कर लिया है। अब हम जहां जाएंगे हमें पनाह मिलेगी, दौलत मिलेगी, तमाम बड़े ममालिक की शहरियत मिलेगी। शर्त यह है कि मैं पहली आजमाइश में बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाऊं। ताबानी बोली, क्या तुम कारनामा दिखाने के लिए मेरे भाई को निशाने पर रखे हुए हो? वो बोला, सवाल न पूछो, उसके सामने से हट जाओ। खुफिया हाथ की तमाम एजेंसियां जिस फरमान को आज तक तलाश न कर सकी, मैं उसकी लाश का तोहफा खुफिया हाथ को दूंगा। बीना बिस्तर पर नीम दराज थी, उसके नीचे एक रिवॉल्वर था। मेरी कमर के बेल्ट के पीछे एक रिवॉल्वर था, मगर हमें आपी और मुराद के प्यार की दीवानगी मालूम थी। हम में से कोई गोली चलाता तो आपी शायद ये सदमा बर्दाश्त न कर पाती। मुझे और बीना को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये खतरा था कि हम जख्मी होंगे। हमने देखते ही समझ लिया था कि मुराद के हाथ में जो पिस्तौल था उसकी शूटिंग रेंज 50 फुट तक थी। मैं और बीना तकरीबन 30 फुट की दूरी पर थे। इस हिसाब से हम सिर्फ जख्मी हो सकते थे, वो भी अपनी आपी की खातिर। आपी ने कहा, बड़े अफसोस की बात है, जराइम की दुनिया में रहकर भी तुमने खुफिया हाथ की पॉलिसियों को नहीं समझा है। ये पिस्तौल नहीं फेंकोगे तो पहले मुझे गोली लगेगी, मेरे साथ तुम्हारा बच्चा भी मारा जाएगा। मुराद बोला, इस बुज़दिल से कहो औरत के पीछे न छुपे। ताबानी बोली, हाय मुराद, तुमने मेरी अम्मी और मेरे भाई की आला ज़र्फी को न समझा और न ही समझ सकोगे। अरे ये तो अपनी बहन की खातिर अब तक तुम्हें सांसें लेने दे रहा है। अब आखिरी बार कह रही हूँ, पिस्तौल फेंक दो। अगर मेरा पेट देखकर अपने बच्चे पर रहम आ रहा है तो ये लो, मैं घूम जाती हूँ। आप ही मेरी तरफ घूम गई, फिर बोली, मुराद, अब मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, ना अपने बच्चे के आसार दिखाई दे रहे हैं। कम ऑन, गोली चलाओ। मेरे गिरते ही मेरी अजीम माँ का साया तुम्हारे निशाने पर आ जाएगा। ये समझ लो कि अपने जीते जी इस पर खराश तक नहीं आने दूंगी। आप ही बोलते वक्त मेरे पीछे आईने में मुराद को देख रही थी और मुराद सोचती हुई नजरों से मुझे और आप ही को देख रहा था। मैं कद्दावर था, आप ही से ऊंचा था। वो बड़ी आसानी से मेरे चेहरे या पेशानी पर गोली मार सकता था और वो यही सोच रहा था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पिस्तौल की नाल को जरा ऊपर उठा रहा था। आप ही ने आईने में देखते हुए, चीखते हुए अपने पेट पर से कमीज उठाते हुए कहा, मुराद, मेरे प्यार का इम्तिहान न लो, पिस्तौल फेंक दो। फेंको। मुराद ने ट्रिगर दबा दिया। उससे पहले बच्चे की परवरिश करने वाले पेट के पास से रिवॉल्वर निकला। ठाई ठाई की आवाज आई। मुराद की गोली ऊपर छत पर लगी। आपी की एक गोली उसकी पेशानी पर और दूसरी गोली सीने में दिल की जगह लगी। वो दरवाजे की चौखट से टकराकर आगे लड़खड़ाता हुआ औंधे मुंह फर्श पर गिरकर जरा तड़पता हुआ चारों शाने चित होकर हमेशा के लिए साकित हो गया। आपी के हाथ से रिवॉल्वर गिर गया था। पहले वो सकते की हालत में देखती रही, फिर चीखें मारते हुए दौड़ते हुए मुराद के पास गईं और उसकी लाश से लिपट कर रोने लगी। मैंने और बीना ने सर झुका लिया। फिर एकदम से चौंक कर बोला, बीना, आपी के रिवॉल्वर से उंगलियों के निशानात मिटाओ और उसे तुम थाम लो और बीना रिवॉल्वर मुझे दो। आपी के लिए यहाँ खतरा है, मैं इन्हें पहुंचा कर आता हूँ। पुलिस आए तो तुम निमट लेना, कह देना तुम्हारा शौहर डिनर के बाद कहीं गया था, अब तक नहीं आया।
मैंने आपी को मुराद की लाश से अलग किया। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं उन्हें दोनों बाजुओं में उठाकर कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में दौड़ता हुआ समझाने लगा, खुदा के लिए चुप हो जाएं, वरना आपके साथ आपका ये भाई भी मारा जाएगा। उन्होंने एकदम से चुप होकर मुझे देखा, फिर मुझसे लिपट गईं। मैं उन्हें बाजुओं में उठाए इमरजेंसी जीने से उतरने लगा, क्योंकि होटल में फायरिंग की आवाज से हलचल सी होने लगी थी। लोग दूसरे जीने और लिफ्ट के जरिए ऊपर आ सकते थे। होटल के पिछले हिस्से में कारें खड़ी हुई थी, वहां हमारी भी रेंटेड कार थी। मैंने आपी को उसमें बिठाया, फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर कार ड्राइव करता हुआ पिछले गेट से मेन रोड पर आकर कार की रफ्तार बढ़ा दी। खुफिया एजेंसी के 3 आदमी जो मुराद के पीछे आने वाले थे, उन्हें काउंटर पर रोका गया। उनमें से एक शख्स ने टीटी निकालकर काउंटर के पीछे आकर कहा, चुपचाप अपनी ड्यूटी पर लगे रहो, आने जाने वालों को शुबा ना हो कि मैं यहाँ टीटी लिए खड़ा हूँ। उसके 2 साथी तेजी से चलते हुए लिफ्ट के अंदर आए, लेकिन कुदरती तौर पर उनकी शामत आई हुई थी। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर अचानक लिफ्ट रुक गई। ऐसी जगह उसका दरवाजा भी नहीं खोला जा सकता था। उनमें एक ने खतरे के अलार्म बजाने का बटन दबाना चाहा, दूसरे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या कर रहे हो? अलार्म की आवाज पर न जाने कितने लोग आ जाएं, हमसे पूछा जाएगा कि हम कौन हैं। पहले ने कहा, क्या हम यहाँ फंसे रहेंगे? वो बोला, हो सकता है किसी मामूली खराबी से रुक गई हो, अभी चल पड़ेगी, जरा सब्र करो। वो सब्र करने लगे। जब सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा तो एक ने अलार्म का बटन दबाया। उसी वक्त 3 बार फायरिंग की आवाज सुनाई दी। वो दोनों परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। फायरिंग की आवाज सुनते ही काउंटर के पीछे टीटी से धमकियां देने वाला बाहर भागता चला गया। उसने पीली टैक्सी के पास आकर इंचार्ज से कहा, सर कोई गड़बड़ है। मेरे साथियों के पास साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर थे, मगर जोरदार फायरिंग की 3 आवाजें आई थी। इंचार्ज ने कहा, हमने भी आवाजें सुनी हैं, मुराद और वो दोनों साथी कहाँ हैं? वो बोला, पता नहीं सर, आप अपनी कार में आए, हमें जरा दूर जाकर रुकना चाहिए। इंचार्ज कार में आया। वो कार वहां से जरा दूर जाने लगी। ऐसे वक्त पुलिस की गाड़ियां होटल के अहाते में दाखिल हो रही थीं। मैंने अंकल हाशिम को फोन पर एक जगह बताई, वो वहां पहुंचे। मैं आपी को उनके हवाले करके फिर तेजी से कार ड्राइव करता हुआ होटल में वापस आ गया। काउंटर गर्ल और मैनेजर ने एक पुलिस अफसर से कहा, यही मिस्टर निसार अहमद हैं। कॉरिडोर में पुलिस वाले थे। अंदर कमरे से बीना की आवाज सुनाई दे रही थी। वो चीख चीख कर बर्मी जबान में कुछ कह रही थी। टूटी फूटी अंग्रेजी में यूं बोल रही थी जैसे बर्मी जबान के सिवा कोई दूसरी जबान न जानती हो। मैंने कहा, मेरी बीवी की बातों से पता चल रहा है कि इस पर कातिलाना हमला हुआ है। वो रंगून शूटिंग क्लब की नंबर 1 शूटर है। इसने हमला करने वाले को 2 गोलियां मारी हैं। अगर वो एक आम औरत होती तो आपके मुल्क में आकर मुझे अपनी बीवी की लाश मिलती। मैं उनसे बातें करते हुए कमरे में आया। बीना दौड़ कर आई और मुझसे लिपट गई। बिगड़ी हुई अंग्रेजी में बोली, वी गो वी स्टे नॉट हियर। फिर वो बर्मी जबान में बोलने लगी। मैंने उसे थपक कर कहा, सुबह तक सब्र करो, हम अपने सिफारत खाने के जरिए एक्शन लेंगे। 2 गुंडे जो लिफ्ट में फंसे थे वो भी पकड़े गए। उनके लिबास से रिवॉल्वर और साइलेंसर बरामद हुए। मुराद के पिस्तौल से निकली हुई गोली छत में पैवस्त हो गई थी। ये समझना आसान था कि उसने कातिलाना हमला किया था, लेकिन बीना बेहतरीन शूटर होने के बायस उससे पहले गोलियां चला चुकी थी। तमाम सबूत मकतूल मुराद और उन 2 गुंडों के खिलाफ थे। वो जूते खाकर कह रहे थे कि ये बर्मी फैमिली बहुत मालदार है, उसे लूटने आए थे। मुझसे पूछा गया, आप कहाँ गए थे? मैंने कहा, डिनर के बाद वॉक के लिए गया था। अचानक पेट में तकलीफ हुई। एक टैक्सी वाले ने मुझे होली फैमिली अस्पताल पहुंचा दिया। मुझे अल्सर की शिकायत है। आप अभी अस्पताल फोन करके डॉक्टर फिरोजा से पूछ लें। मैं 3:15 बजे तक अस्पताल में था। उन्होंने फोन करके पूछा। वहां से डॉक्टर फिरोजा ने कहा, यस, एक बर्मी मिस्टर निसार अहमद यहाँ 3 या 3:15 बजे तक थे। जब उन्हें आराम आया तो उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्होंने रस्मी तौर पर हमारा बयान लिया, हमसे दस्तखत करवाए, फिर मुराद की लाश के साथ उन गुंडों को हथकड़ी पहना कर ले गए। हम उस होटल में अब रहना नहीं चाहते थे। वहाँ के बड़े ओहदेदारों ने हमसे मुआफी मांगी। मैंने कहा, जब आप लोगों ने वारदात नहीं की है तो मुआफी क्यों मांग रहे हैं? मैनेजर ने कहा, बात आपके सिफारत खाने तक पहुंचने वाली है। हमारे होटल की रेपुटेशन का सवाल है, आप यहाँ रह जाएं। हम आपके कमरे के सामने 24 घंटों तक 2 मुसल्ला गार्ड्स की ड्यूटी लगाएंगे। मैंने कहा, हम यहाँ के किसी दूसरे फ्लोर के दूसरे कमरे में रहेंगे, लेकिन आप मुसल्लाह गार्ड्स न लगाएं। मैं आइंदा अपनी वाइफ को तनहा छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने खुश होकर हमारा कमरा तब्दील कर दिया। मैंने फोन के जरिए डीजी धावन को यहाँ के हालात बताए और कहा, मुराद और ताबानी दोनों ही मेरे टारगेट पर आ गए थे। मैंने मुराद को तो जहन्नम में पहुंचा दिया है, लेकिन ताबानी बहुत तेज तर्रार है, बड़ी मक्कारी से बचकर निकल गई है।
मैं और बीना उसी होटल के तीसरे फ्लोर के एक कमरे में मुंतकिल हो गए। ऐसा करने की वजह यह थी कि दुश्मन यही समझें कि जहां कातिलाना हमला हम पर हुआ है वहां हम कभी नहीं रहेंगे। वो हमें दूसरे छोटे बड़े होटलों में ढूंढते फिरेंगे। मैंने होटल की इंतजामिया से कह दिया था कि किसी को वहां हमारी रिहाइश का इल्म न हो। काउंटर के रजिस्टर पर हम दोनों के फर्जी नाम लिखे जाएं। होटल के तमाम अमले को सख्ती से ताकीद की जाए कि किसी के सामने हमारा जिक्र न करें। वो अपने तौर पर मेरी हिदायत पर अमल कर रहे थे, लेकिन हम ये समझ सकते थे कि होटल का कोई भेदी लंका ढा सकता है। बीना ने कहा, हमें आइंदा इस होटल की रेंटेड कार इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ के जोनल अफसर से कोई अच्छी सी कार तलब करें। मैंने जोनल अफसर के पर्सनल फोन पर राब्ता किया। दूसरी तरफ राब्ता कायम होने का बजर सुनाई देता रहा। बड़ी देर बाद किसी की आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन? मैंने गरजते हुए पूछा, फोन अटेंड करने में देर क्यों हुई? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर जी साहब सो रहे हैं, मैं उनका मुलाजिम बोल रहा हूँ। मैंने कहा, उसे उठाओ, ये इमरजेंसी कॉल है। वो बोला, सर जी वो कैसे उठाऊं, वो तो नशे में बिल्कुल लुढ़क गए हैं। मेरी और फोन की घंटी की आवाज भी उनके कानों तक नहीं पहुंच रही। मैंने फोन बंद करके डीजी धावन से राब्ता करके कहा, सॉरी पापा, आपको नींद से उठाया है? वो बोले, कोई बात नहीं बेटे, बोलो क्या बात है। मैंने कहा, हम यहाँ खतरात से गुजर रहे हैं और वो जोनल अफसर शराब के नशे में मदहोश है। हम होटल की रेंटेड कार इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें खतरा है। हमें फौरन दूसरी कार की जरूरत है। डीजी धावन ने जोनल अफसर को तगड़ी गालियां देते हुए कहा, मैं अभी चीफ ऑफिसर ऑफ रॉ को हुक्म देता हूँ, वो तुम्हारे पास एक कार पहुंचाकर जोनल अफसर को गफलत की सजा देने के लिए गोली मार देगा। मैंने कहा, नो पापा, जोनल अफसर को पहले होश में लाकर पूछा जाए कि ताबानी और मुराद को हमारी आमद के बारे में और होटल के कमरा नंबर के बारे में कैसे मालूम हुआ। आपने सिर्फ जोनल अफसर को हमारे बारे में बताया था। हमारी आमद का राज जोनल अफसर ने और किसको बताया था? धावन ने कहा, वो बेटे, इस मामले में मुझसे गलती हो गई। मैंने ताबानी और हाशिम तक तुम्हें पहुंचाने के लिए फोन के जरिए मुराद को बड़े से बड़ा लालच दिया और उसकी ताबानी की सलामती के लिए ये झूठ कहा कि मेरी अपनी बेटी और दामाद आज लाहौर पहुंच रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ताबानी के साथ तुम दोनों को हलाक करने होटल पहुंच जाएगा। मैंने कहा, गलती हर इंसान से होती है, आपसे भी हो गई। ये बताएं, फोन पर बातें करते वक्त मुराद के पास आपके एतमाद का कोई आदमी था? वो बोला, हाँ। एक टैक्सी में बैठकर शहर में घूमते हुए असिस्टेंट जोनल अफसर ने मुराद से मेरी बात करवाई थी। मैंने कहा, इसका मतलब है आप ही की और मुराद की बातें सुनने वाला सिर्फ असिस्टेंट जोनल अफसर ही नहीं, एक टैक्सी ड्राइवर भी था। वो बोला, हाँ, मगर ड्राइवर का ताल्लुक रॉ से है। मैंने कहा, क्या ड्राइवर और असिस्टेंट जोनल अफसर में से कोई घर का भेदी नहीं हो सकता? अब आप एक नहीं 2 कारें भेजें। जोनल अफसर से कहें आपकी बेटी और दामाद अलग अलग रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं। वो अभी एयरपोर्ट जाकर आपकी बेटी से मिले, उसे भी मेरी कार का नंबर बता दें। आपको चंद घंटों के बाद मालूम हो जाएगा कि हमारे खिलाफ किसने साजिश की है। वो बोला, ठीक है, तुम जो चाहते हो वो अभी हो जाएगा। मैंने राब्ता खत्म करके बीना से कहा, तुम असिस्टेंट जोनल अफसर से कहोगी कि वो तुम्हें किसी 4 स्टार होटल में पहुंचा दे। उस होटल में कमरा लेने के बाद मुझे फोन पर इत्तला दो। उसके मुताबिक मैं ड्राइवर से कहूंगा कि मुझे उस 4 स्टार होटल में पहुंचाए। मुझे यकीन है कि वहां फिर हम पर कातिलाना हमला होगा। अगर हमला मेरे कमरे में होगा तो ड्राइवर हमारा मुखालिफ साबित होगा। बीना ने कहा, और मेरे कमरे में होगा तो मुखालिफ असिस्टेंट जोनल अफसर साबित होगा। अच्छी चाल है। मैंने कहा, यह चाल सिर्फ रॉ की किसी साजिश को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसके जरिए खुफिया हाथ की किसी एजेंसी तक पहुंचने के लिए है। तुमने उस कमरे में मुराद की बातों पर तवज्जो नहीं दी थी। उसने खुफिया हाथ का जिक्र आप ही से किया था। वो बोली, हाँ, कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा, उसने साफ तौर से कहा था कि खुफिया हाथ उस पर भरोसा कर रहा है। अगर वो मेरी लाश का तोहफा उसे देगा तो उसे दौलत और कई बड़े ममालिक की शहरियत मिल जाएगी। इस तरह जाहिर होता है कि मुराद रॉ और खुफिया हाथ की एजेंसी के लिए काम भी कर रहा था। हमें इत्तला मिली कि हमारे लिए 2 कारें आई हैं। हम अपने एक सफरी बैग में जरूरी सामान लेकर होटल के बाहर आए। कार लाने वालों ने उनकी चाबियां हमारे हवाले की। हम दोनों अलग अलग कार में बैठकर वहां से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए। मैं सुस्त रफ्तारी से ड्राइव करता रहा ताकि बीना मुझसे पहले एयरपोर्ट पहुंचकर असिस्टेंट जोनल अफसर के जरिए किसी 4 स्टार होटल में पहुंचकर मुझसे राब्ता करे। मैंने रेलवे स्टेशन के पास एक जगह कार रोकी। 1 मिनट के अंदर ही एक शख्स कार की खिड़की के पास आकर बोला, सर, मुझे इस कार का नंबर बताया गया है। मैंने कहा, और मुझे किसी ड्राइवर का नाम बताया गया है। वो बोला, जी, रघुनाथ बताया गया होगा, वैसे मुझे सिर्फ रघु कहते हैं। मैंने कहा, आओ बैठ जाओ। वो बोला, सर, मैं नौकर हूँ, मुझे ड्राइव करने दें। आप आराम से पिछली सीट पर तशरीफ रखें। मैं स्टीयरिंग सीट से निकल कर पिछली सीट पर आ गया।
वो स्टीयरिंग सीट पर बैठकर दरवाजा बंद करते हुए बोला, हुक्म करें, कहाँ जाना है? मैंने कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ पर्ल होटल में था? हम पर कातिलाना हमला किया गया था। उसने अनजान बनकर हैरानी से पूछा, आप दोनों पर और कातिलाना हमला? मैंने कहा, क्यों? हमें कत्ल करने वाले कम होंगे, जबकि हम रॉ की एक बड़ी शख्सियत की बेटी और दामाद हैं। वो बोला, बेटी और दामाद? आप बताना चाहें तो मालूम हो, रॉ की बड़ी शख्सियत हेड ऑफ द डिपार्टमेंट धावन साहब हैं। उनसे बड़े भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैंने कहा, हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि प्रधानमंत्री के दामाद बन जाएं। जमुना प्रसाद धावन मेरे ससुर हैं। ये बात यहाँ कोई नहीं जानता। रॉ से हमारा ताल्लुक भी जाहिर नहीं हुआ था। फिर हमें कत्ल करने की कोशिश करने वाले कौन हो सकते हैं? वो बोला, सर, ये बहुत गहरी साजिश मालूम होती है। बहुत होशियार रहने की जरूरत है। मैंने कहा, होशियार हैं, इसलिए हम पति पत्नी अलग हो गए हैं। वो दूसरी जगह रहने गई है, तुम मुझे दूसरी जगह ले चलो। उसने पूछा, कहाँ ले चलूं सर? फोन का बजर बोलने लगा। मैंने एक बटन दबाकर उसे ऑन किया, फिर पूछा, खैरियत है? वो बोली, खैरियत है। मैं इंटरनेशनल होटल के ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे 112 में हूँ। अंकल हाशिम को इस होटल के बारे में बता रही हूँ। मैंने ऑल राइट कहकर फोन बंद किया। फिर रघु से पूछा, तुम क्या कह रहे थे? वो बोला, यही कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। मैंने जरा देर सोचा, फिर कहा, होटल इंटरनेशनल ले चलो। वो कार स्टार्ट करके चल पड़ा। फिर बोला, सर, होटल इंटरनेशनल तो आपके उस पर्ल होटल के करीब ही है। मैंने कहा, मैं करीब रहकर दुश्मनों पर नजर रखना चाहता हूँ। वो बोला, ये भी अच्छा आइडिया है। मैंने पूछा, मुराद को जानते हो? वो सोचने की एक्टिंग करने लगा। फिर बोला, मैं मुराद को जानता हूँ, एक कराची में है और एक यहाँ है। मैंने कहा, यहाँ वाले मुराद के मुताल्लिक क्या जानते हो? वो बोला, सर, मुझसे ज्यादा मेरे अफसरान को जानना चाहिए। पता नहीं वो किस वजह से उस पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि वो हमारे अफसरान पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसने आपके सर धावन साहब से इस बात की जमानत ली थी कि रॉ वाले कभी उसकी ताबानी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने कहा, जब मेरे ससुर ने जमानत ली है तो फिर मुराद उनके लिए बहुत अहम होगा। वो बोला, कुछ ऐसी ही बात होगी सर। कार इंटरनेशनल होटल के अहाते में दाखिल होकर पोर्च में रुक गई। रघु ने कहा, सर, आप कमरा करवा लें, मैं कार पार्क करके आता हूँ। मैं कार से उतरकर काउंटर पर आया। वहां अपना पासपोर्ट दिखाकर एक कमरा ग्राउंड फ्लोर पर ही लिया। मेरा कमरा बीना के कमरे के एक कमरे के बाद ही था, यानी मुझे 117 नंबर का कमरा मिला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।